लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स बच्चों वंस अगेन वेलकम बैक। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आइए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। लास्ट सेशन में हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को डिटेल में समझा तो है, बट अब जो चार्ट्स है हमारे उसमें से उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये सब है आज के इस लेक्चर में, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जब हमने पढ़े थे, आइए उसका चार्ट में से एक पॉइंट का रीडिंग करते हैं। जिससे सबसे पहला डिटरमिनेंट जो हमने देखा था वो था प्राइस, PRIC, प्राइस के टेक्निक में पी क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। क्या था, प्राइस ऑफ सॉरी प्राइस ऑफ द पहला प्राइस क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और वो तो हमने एकदम डिटेल में समझा कि उनमें नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन उसके बाद जो आर था, आर क्या था हमारा, आर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। तो रिलेटेड गुड्स में जैसे मैंने आपसे कहा, एक रहते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जैसे मतलब कि ये दोस्त रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है पेट्रोल और पेट्रोल कार्स, तो इनमें कौन सा रिलेशन रहता है, यहाँ पे आपको लिखना है नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस में और अपने कमोडिटी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन रहेगा। उसके बाद में जो सब्सटीट्यूट गुड्स रहते हैं उन्हीं को कहते हैं कंपीटिंग गुड्स। या फंडिंग करना, सब्सटीट्यूट गुड्स जो रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपीटिंग गुड्स। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है कि इनमें और हमारे कमोडिटी की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप रहता है, पॉजिटिव। आर के बाद हमने क्या देखा था, आई, और आई के बारे में ये आपको देखना है कि जो नॉर्मल गुड्स रहता है उनके लिए यूजुअली जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। यहाँ पे लिखे जाए कि जो नॉर्मल गुड्स के उनकी क्या इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। अब बच्चों उसमें भी क्या रहता है, नॉर्मल गुड्स में भी हो सकता है कि वो नेसेसिटी है या वो लग्जरी है। अब ध्यान से देखना प्लीज, तो जो नेसेसिटी और लग्जरी है दोनों नॉर्मल गुड्स में मान ली जाएंगे, लेकिन इन दोनों पे इनकम का इफेक्ट अलग दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों नेसेसिटीज, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लेते अंबानी, मुकेश अंबानी मान लेते पहले इतना अमीर नहीं था, तब वो लंच में 3 चपाती खाता था। अब मुकेश अंबानी इतना अमीर हो गया है तो लंच करता तो एक टाइम में कम से कम 1000 चपाती तो खाता ही होगा। आया ना, पहले वो 3 ही चपाती खाता था, पहले पैसे नहीं थे। अब आपने तो कहा कि इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इनकम उसका इतना बड़ा है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो लंच में 3 चपाती खाते थे, अब तो इनकम बढ़ गया है, डिमांड बढ़ना चाहिए, अभी 1000 चपाती खाता होगा लंच। ऑफकोर्स वी नो दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा क्यों हो? वो जो एक्चुअली जो नेसेसिटीज रहती है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज, इनके केस में क्या रहता है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, बट लेस देन प्रोपोर्शनेट। इसको आपको अंडरलाइन करना है। बेसिक नेसेसिटी के केस में आपको याद रखना है कि इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, बट लेस देन प्रोपोर्शनेट। मतलब आपका इनकम मान लीजिए डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स होगा, तब जाके डिमांड हो सकता है 10% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। मतलब कि उतना ही डिमांड बढ़ेगा कि जितना मान लीजिए जब वो पैसे नहीं थे तब हो सकता था, मान लीजिए पूरा पेट भर के खाना नहीं खाते थे, आज इनकम बढ़ गया तो पेट भर के खाना खा लेते, उससे ज़्यादा नहीं। तो बेसिक नेसेसिटीज के केस में याद रखना कि इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, बट लेस देन प्रोपोर्शन। तो सर इतना जो इनकम बढ़ता है वो जाता का है, लग्जरी गुड्स। पहले मान लेते कि उनके पास कार एक थी, अब इनकम डबल हो गया तो कार 10 हो गया। तो क्या इनकम डबल हो गया तो कार 10 हो गया। इनकम मान लीजिए पहले 1 करोड़ था, उसमें सब कुछ चल रहा था, अब मान लो 2 करोड़ हो गया, तो 2 करोड़ में वो जो 2 करोड़ कमाया, एक्स्ट्रा 1 करोड़ कमाया, उससे हो सकता है 10-15 कार खरीद लिए, तो कार पहले एक थी अब 10 हो गई। तो जो एक्स्ट्रा एक्चुअली इनकम बढ़ता है वो नेसेसिटीज पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है, यूजुअली वो खर्च यहाँ होता है लग्जरी। और इसलिए लग्जरी केस में हम बोलते हैं कि अगर इनकम बढ़ा, वन से इनकम क्या, मेरे हाथों के पीछे आपको दिखता हुआ है लग्जरी, फॉर लग्जरी इट कैन बी सेड इट इज मोर देन वन। मतलब क्या कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन वन, मतलब उसका वहाँ पे लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे नीचे जगह छोड़ी है वो टाइम पास के लिए नहीं छोड़ी है, वो इसलिए लिखे। नोट्स बनाते हो, चार्ट्स बनाते हो, बच्चों बहुत ध्यान लेके बनाए। इतना कर लिया ना, इसके आगे कुछ देखना ही नहीं है। ओके, सो फॉर लग्जरीज इट कैन बी व्हाट वन, मोर देन वन, या उसको हम बोल सकते हैं मोर देन प्रोपोर्शनेट। more than proportionate. So for luxury it can be more than one, या it can be what one more than proportionate। क्या बोलेंगे इसको, more than proportionate। So जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, याद रखना है नेसेसिटीज के केस में लेस देन प्रोपोर्शनेट, और लग्जरी के केस में मोर देन प्रोपोर्शनेट। और जो इंफीरियर गुड्स रहता है वहां पे तो हमने देखा है कि यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव रिलेशन। तो सब कुछ आपको चार्ट में दिया हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। Everything is there in our this fantastic magic charts, everything in chart format, right? तो आपके जो मेन नोट्स भी जो मैंने बनाए वो चार्ट फॉर्मेट में बनाए कि हर एक पॉइंट आपको दिखे। यहाँ पे क्या था मेरा प्राइस, यहाँ पे क्या था आय, इनकम, रिलेटेड गुड्स आय हो गया। इसी से हमारे क्या कोलेटरल फैक्टर्स, और कोलेटरल फैक्टर्स में
एक रहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे सबसे पहली बात, कुछ चीज़ों का डिमांड उसके प्राइस पे, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे कि लिकर पे गवर्नमेंट हर बार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, लिकर वगैरह पे। क्यों? कि कुछ लोगों को उसकी लत लग गई रहती है, हैबिट लग गई रहती है। तो अगर हैबिट है तो उस केस में क्या होता है कि प्राइस आपका डिमांड डिपेंड करता है कि वो आपकी लाइफ में उसका प्रेफरेंस क्या है। और उसका प्रेफरेंस है भाई प्राइस चाहे बढ़े प्राइस चाहे घटे, आप उसको ले लोगे, उसका हम एक्सेप्शन में पढ़ने वाले। लेकिन अभी के लिए हमको पढ़ना है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कितना होगा। जैसे गुड्स विच आर मोर इन फैशन, उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब इसको हम मेरी भाषा में कहूँगा लेडीज इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? मैं मेरी भाषा में कहूँगा लेडीज इफेक्ट। अब दिल पे मत लेना अगर गर्ल्स से लेक्चर देख रहे तो, बट लेडीज जो रहते हैं यूजुअली, आप गर्ल्स से आप लेडीज जो रहते हैं उनमें एक चीज देखा, उनमें ये इफेक्ट देखा जाता है। इसका मतलब क्या? मतलब उसके घर में टीवी है तो मेरे घर में भी टीवी होना चाहिए, उसके घर में फ्रिज है तो हमारे घर में भी फ्रिज होना चाहिए, उनके घर में वॉशिंग मशीन है, आना ना तुम्ही पण बसलात का जा घेऊन या वॉशिंग मशीन एक, मेरे भी घर में होना चाहिए। मतलब क्या कि डिमांड आपकी इसलिए इस पर भी डिपेंड करती है कि कौन क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। किसी के पास अगर वॉशिंग मशीन है तो मुझे वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, मुझे दिखाना कि मेरे पास भी। किसी के पास टीवी है मुझे भी दिखाना कि मेरे पास भी टीवी है। डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको हम कहेंगे उर्फ लेडीज इफेक्ट। मतलब क्या कि डिमांड may be affected by seeing one in his neighbor's house. A person may develop a test for it after discovering that serving it enhances his prestige. In any case, people have tests and preferences, and these change sometimes due to external and sometimes due to internal causes. External causes, internal causes हमारे जो टेस्ट रहते हैं, हमें जो पसंद है, हमारे जो प्रेफरेंस है हमारे, वो बदलते रहते हैं और इससे हमारी डिमांड भी बदलती रहती है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी, जैसे हम कोलैटरल बोलते थे, इसमें नंबर वन क्या है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन। यूजुअली पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। डी मतलब है तो डिमांड ज़्यादा, तो यूजुअली पॉपुलेशन भी ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। दूसरा क्या? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हमें तो बहुत ओल्ड पीपल है तो शायद स्पेक्टेकल्स का, वॉकिंग स्टिक्स का, वैस्मॉल तेल का बहुत डिमांड होगा। सिमिलरली अगर चिल्ड्रन ज़्यादा है तो डिमांड फॉर टॉयज, फूड, टॉफीज, या बच्चे ज़्यादा है तो मैमी पोको पैक्स, आओ देखें मैजिक, उसका हो सकता है डिमांड ज़्यादा। बच्चे यूज करेंगे ना मैमी पोको पैक्स। एक्चुअली डिमांड है या नहीं ये सिर्फ पॉपुलेशन की साइज पे नहीं, तो पॉपुलेशन की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करेगा आपका डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में कितना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी कोलैटरल फैक्टर्स में आता है, जिसमें कहा PRICE। सी में क्या क्या आता है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सी में आएगा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सी में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द पॉपुलेशन मतलब क्या बच्चों? ध्यान से देखना, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऐसा है कि आपके कंट्री में रिच है तो बहुत रिच है और पुअर है तो बहुत ही पुअर है, रिच है तो बहुत ही रिच है और पुअर है तो बहुत ही पुअर है, अगर ऐसा है तो ओवरऑल डिमांड आपकी इकोनॉमी में कम होगा। मतलब ये रिच ज़्यादा है और रिच है तो बहुत रिच है, पुअर है तो बहुत पुअर है। मतलब अगर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है तो यहाँ पे ओवरऑल डिमांड कम रहता है, क्योंकि क्या पैसा, बहुत सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास है, तो वो लोग अभी मांग कितना मांगे। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि अंबानी अमीर हो गया, पहले वो 3 चपाती खाता था, तो आज भी हो सकता है 3 का 3.5 चपाती क्या होगा, 4 क्या होगा, और क्या पेट भर के खा लिया बस। यही जो अंबानी का मान लीजिए पैसा है, अगर ये मान लेते हैं ऑफकोर्स उनके मेहनत का पैसा तो वो वही रखें, लेकिन मान लेगा उतना पैसा इन जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया रहता, उतना पैसा अगर इन जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया रहता तो कई सारे गरीब लोग जो नहीं खा रहे थे, जो एक रोटी खा रहे थे, जैसे हजारों लोग अभी 3 रोटियां खाएंगे, तो हर इंसान 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है, 1000 लोग 2 रोटियां भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, मतलब 2000 रोटियों से डिमांड बढ़ जाती है। अब अगर क्या है, बहुत सारा पैसा रिच के हाथ में, पुअर के हाथ में ज़्यादा नहीं है, तो ये लोग मांगे कितना मांगेंगे। इसलिए अगर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी इज लेस। लेकिन बच्चों अगर इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ इनकम अगर देखने को मिलती है, क्या बोलते हैं इक्वालिटी, तो होता क्या है कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका इक्वल है तो कई लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, और सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा भी डिमांड बढ़ाते तो ओवरऑल डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इसलिए एमसीक्यू में आता है, एग्जाम में आता है कि wealth may be so distributed that there are few very rich and while majority are poor. In such conditions, the propensity to consume of the country will be less. Propensity to consume, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? Propensity to consume would be less. वही अगर if the distribution of income is equal, then the propensity to consume as a whole will be
हाई। अंडरलाइन करेंगे कि अगर इनइक्वालिटी है तो ओवरऑल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी मतलब इच्छा, तीव्रता, कि अमीर लोगों के हाथ में पैसा भी वो खा भी इतने रुपये खाएंगे, लेकिन वह गरीबों के हाथ में चला गया, बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत सारे लोग डिमांड बढ़ा देते हैं और प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। प्रोपेंसिटी मतलब तीव्रता, डिमांड की तीव्रता बढ़ जाती है, ओवरऑल डिमांड बढ़ता है। यहाँ पे प्रोपेंसिटी इतनी नहीं रहती, ठीक। अगर बहुत रिच, कुछ ही रिच लोग हैं और कुछ बहुत ही गरीब है तो ओवरऑल डिमांड कम है। अगर इक्वालिटी ऑफ इनकम है तो याद रखना है डिमांड इज, ओवरऑल डिमांड इज हाई। एग्जाम में बस इतना आएगा कि व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम देयर इज रिलेटिवली overall demand is relatively higher as against when there is inequality. ओके बच्चों, जी सर। अब ये अगर समझ लिया बच्चों तो आपको बस समझना है अभी लॉ ऑफ डिमांड फाइनली हमने पढ़ लिया। डिमांड हमने पढ़ लिया, डिमांड के डिटरमिनेंट्स की, डिमांड किस पे डिपेंड करता है। अब हम फाइनली पढ़ने वाले लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बोलो क्या, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उसको वो बोलते हैं सेटेरस, सेटेरस पैरिबस। ये कोई हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है, सेटरस, सेटरस पैरिबस, ऐसा कोई हैरी पॉटर का स्पेल नहीं है। सेटरस पैरिबस का मीनिंग है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम कहेंगे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या सर? बच्चों अगर हम बाकी की सारी चीजों को कांस्टेंट माने तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा कहता है कौन? इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का कहना है कि जब जब प्राइस बढ़ेगी तब तक डिमांड कम होगी, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। कुछ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट मतलब क्या? कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट ये जानना बहुत जरूरी है। अदर थिंग्स मतलब क्या? अभी प्राइस तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, PRICE। अब हमने क्या कहा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आज ये पेन 10 का है, अब ये पेन 15 का हो गया, तो मैंने कहा ये ऐसा अगर प्राइस बढ़ोगे ना तो आपकी डिमांड कम होगी। बट उतने में मार्केट में ऐसा समझ में आया कि यार अभी लॉकडाउन वगैरह होने वाला है, इसलिए पेन वगैरह मिलेगा नहीं, इसके बाद में लॉकडाउन के अगर आपको पेन चाहिए तो ये पेन आपका 22 रुपये में जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस तो और भी बढ़ गया। तो अब हम क्या बोलते हैं कि जब डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मान लो ये है PRICE प्राइस, जब प्राइस बढ़ रहा है तो अदर बाकी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही ये कंफर्म होगा, देखने के लिए मिलेगा आपको कई बार, जब जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए प्राइस महंगी होगी तो आपके हिसाब से डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन सामने वाला बंदा बहुत अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया। तो मान लेते पहले मैंने आपसे कहा था कि 2000 रुपये में अगर शर्ट है तो मैं एक ही शर्ट खरीदूंगा उस, या मान लीजिए 1000 का शर्ट है तो मैं 3 शर्ट्स लेने के तैयार था। 1000 में अगर एक शर्ट है तो मैं 3000 शर्ट 3 शर्ट्स लेने के तैयार। अब मान लेते उसने प्राइस बढ़ा दिया, मैंने कहा था कि अगर 2000 में शर्ट है तो मैं एक ही लूँगा, 1000 में एक शर्ट है तो मैं 3 ले सकता हूँ। मान लीजिए दुकानदार ने पहले बोला कि ठीक है 1000 रुपये का शर्ट है हमारे पास, और बाद में उसने प्राइस बढ़ाकर 2000 कर दिया, तो आपके हिसाब से डिमांड क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था, 3 के बदले मैंने एक ही शर्ट लेना चाहिए था। तो मैं पहले उसको बोला था कि अगर 1000 में शर्ट है तो मैं 3 लूँगा, उसने बाद में प्राइस बढ़ा के 2000 कर दिया, मैं फिर भी 3 शर्ट लेता है। आप बोले से क्यों? आपने तो पहले कहा था कि अगर शर्ट की प्राइस 2000 तो आप एक ही लोगे। मैंने कहा हाँ, इनकम मैंने ये माना था कि मेरा इनकम कॉन्स्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, मेरा इनकम बढ़ गया। अब बच्चों अगर इनकम आपका बीच में से बढ़ने वाला है फिर शायद ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपने क्या कहा कि प्राइस जब भी बढ़ेगी डिमांड कम होगी, ये यूजुअली आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स अचानक से बीच में चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये आपने सिर्फ प्राइस चेंज की तो अदर थिंग्स कांस्टेंट रहने चाहिए उस टाइम पे फिर आपकी डिमांड क्या रहेगी? सॉरी, फिर आपकी डिमांड में वो रिलेशनशिप देखने मिलेगा कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम। तो शर्ट का प्राइस बढ़ गया तो कायदे से तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन उतने में मेरा इनकम बढ़ गया। मान लीजिए मेरा इनकम बढ़ गया, लॉटरी लग गई मुझे थोड़ी सी, गया बोला कितने शर्ट बोला 2000, वैसे 10 बरस 10, तो उसमें प्राइस बढ़ा रहा हूँ, पहले तो 1000 रुपये था तो आप 3 लेते थे, अब तो शर्ट 2000 का, डिमांड बढ़ा क्यों रहे? यूजुअली जब प्राइस बढ़ती है तो हमारे सर ने तो हमको पढ़ा है कि डिमांड कम होती है। बेटा मेरे सर ने तुझे पढ़ा तो था कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन दिया था। ये सब कब देखने को मिलेगा? when there is separate variables, मतलब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहने चाहिए, बाकी अचानक से कोई भी फैक्टर बदलना नहीं चाहिए। कोलैटरल फैक्टर्स, इनकम, रिलेटेड गुड्स, ये बदलने नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे जी हाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन अगर अदर थिंग्स अचानक से चेंज हो गए तो फिर शायद ये रिलेशन देखने के लिए ना मिले। जैसे प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ आपका इनकम बहुत बढ़ गया, अब अंबानी बन गए, फिर क्या 2000 का शर्ट 10 भर दो भैया,
10 बढ़ गया, प्राइस बढ़ रही है और अब डिमांड बढ़ा रहा है, हाँ तो मेरा इनकम भी चेंज हो गया, फिर नहीं चलेगा। अगर इसके साथ और कोई दूसरे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो शायद ये आपको देखने मिले ना मिले कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांड कम होती है, वो कम होनी है, ये रिलेशनशिप कब ट्रू रहेगा? जब अदर थिंग्स कांस्टेंट है। तो प्राइस बढ़ रही है और अचानक से कोई दूसरी चीज़ नहीं बदल रही तो आप देखोगे कि यूजुअली डिमांड कम होती है मार्केट में। प्राइस कम होती है और अचानक से प्राइस कम होती है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, ये आपको देखने मिलेगा, प्रोवाइडेड कि अचानक से दूसरी कोई चीज़ बदल ना जाए। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, या उसी को हम कहते हैं सेटरस पैरिबस। क्या बोलेंगे? सेटरस पैरिबस। तो बस वही यहाँ पे बोला है, लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसके डिमांड में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड तो एक अलग तरीके से कहा जाए, द ग्रेटर अमाउंट टू बी सोल्ड, ज़्यादा अमाउंट, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। तो प्राइस कम रखनी पड़ेगी अगर आप ज़्यादा बेचना चाहते हो, विच इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट में फाइंड परचेसर्स, और इन अदर वर्ड्स amount demanded increases with a fall in price and diminishes, amount demanded कम होगा, diminishes with a rise in price. The law of demand may be illustrated with the help of demand function, that is a mathematical way, demand schedule or demand curve. मैंने आपको already explain किया. The law of demand can be expressed using a demand function or a demand schedule or a demand curve. Okay? जैसे आप देखो demand schedule लेके दिया हुआ है, demand schedule यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मान लेते हैं आप सिर्फ इतना देख रहे हो, सिर्फ ये कि अलग अलग प्राइस पे, जब प्राइस ज़्यादा है तब देखो डिमांड, ये पी का डिमांड है, ये प्राइस नहीं, ये पी नाम का कस्टमर है, कस्टमर पी, उसकी डिमांड की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब प्राइस 5 थी तो वो बोल रहा है कितना लेने के जाएगा 10, प्राइस कम होगी 4 तो 15 लेने के जा रहा है, प्राइस कम होगी 3 तो 20 लेने के जा रहा है, प्राइस और कम होगी 1 रुपये तो देखो 60 लेने के जा रहा है। कम प्राइस को ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा प्राइस को कम ले रहा है। अब अगर मान लेते आप सिर्फ एक ही कस्टमर के बारे में सब पढ़ रहे हो, एक ही इंडिविजुअल के बारे में, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केल, एक का दिखाया है इंडिविजुअल। वही अगर मैं इस प्राइस पे पी क्यू और आर मान लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और उसके साथ साथ अपने क्यू और आर भी दिखा रहे हैं, मतलब क्या, मान लेते हैं कि मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जिस मार्केट को आप टारगेट करो, जिस मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हो, उस मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, और आप उन सारे इंडिविजुअल्स का डिमांड ले लो तो जो आता है ना उसको कहते हैं कौन, क्या मार्केट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? मार्केट डिमांड। जैसे 5 रुपए की प्राइस पे पी लेना चाहते हैं कितना 10, क्यू लेना चाहते हैं कितना 8 और आर लेना चाहता है 12, तो भी कितना हुआ? पी लेना चाहता है 10, क्यू को भी चाहिए 8, तो 18 हो गया, 18 में और 12, 18 में और 12 मतलब 30 हो गया, 18 में और 12 मतलब क्या 30 हो गया। मतलब एसेंशियली 5 रुपए की प्राइस पे सिर्फ पी की बात करूँ तो 10 ही चाहिए, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड ठीक है। अगर मैं पी क्यू और आर, अगर मान लेते कि हमारे मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं सारे सब लोगों को अगर हम पूछ ले, तो सारे लोगों को अगर हम पूछ ले तो जो डिमांड आएगी उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। कौन सा कहेंगे? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे आती है? जैसे हॉरिजॉन्टली ऐड करने का, हॉरिजॉन्टली कि 5 रुपये की प्राइस पे तेरे को कितना चाहिए? पी का 10 का ऑर्डर, क्यू का 8 का ऑर्डर और आर का 12 का ऑर्डर, मतलब कुल मिला के 5 की प्राइस पे पूरे मार्केट का सब मिला के 30 का डिमांड, मार्केट डिमांड। कैसा आया कि हॉरिजॉन्टली इनको ऐड करना है। ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए 3 की प्राइस पे पी को कितना चाहिए 20, क्यू को कितना चाहिए 17 और इनको कितना चाहिए 23, तो ऐड कर दिया मैंने 3 20 में, ये 30 में 10 40 और 20 60 आ रहा है। हाँ, तो 3 रुपए की प्राइस पे पी को इतना चाहिए, क्यू को इतना चाहिए, आर को इतना चाहिए, मतलब पूरे मार्केट को अगर मैं मिला दूँ तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है मार्केट को चाहिए 60 की क्वांटिटी, दैट इज मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड आ गई कैसे? इंडिविजुअल डिमांड को हॉरिजॉन्टली जब हम ऐड करते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टली सिर्फ क्वांटिटी को ऐड करना है, ओके, सो वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। बस उसका डेफिनेशन नीचे लिखी है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या रहता है? कैन वी प्लॉट द डेटा ऑफ टेबल 1, तो टेबल 1 मतलब एक का, यहाँ पे टेबल 1 से एक का ही दिया था, थोड़ा आधा प्रिंट हुआ एक्चुअली, प्राइस और सिर्फ एक का ही अगर मान लीजिए डिमांड देते हैं, मान लीजिए क्यू पी का था, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता तो फिर प्लॉट डेटा फ्रॉम टेबल 1 to smooth curve through these points is called as the demand curve. Market demand curve कहते हैं, if we plot the market demand schedule on the graph, market demand मतलब ये वाला, we get the market demand curve. Demand curve slopes downward to the right because there is nothing but lateral, that is horizontal summation of individual demand curve. पीएमसी की मात्रा इसमें मैंने बोल्डर अंडरलाइन ऑलरेडी कर दिया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको बोल्डर अंडरलाइन किया है, आप उसको और क्या अंडरलाइन कर रहे हो, मैंने किया है। आप तो सिर्फ ध्यान दीजिए बच्चों, बाकी सब ध्यान दीजिए, बाकी सब हमको छोड़ दीजिए।
ओके, हम है ना देखेंगे once again क्या कैसे आता है मार्केट डिमांड का, इसका एमसीक्यू आता है यूजुअली। मार्केट डिमांड को आता ही कैसे, मार्केट डिमांड का इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल समीशन। एक बोलते हैं क्या, मार्केट डिमांड का इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल समीशन, या उसको बोलते हैं लैटरल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इज नथिंग बट लैटरल या हॉरिजॉन्टल, मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल डिमांड्स हैं उनको लैटरल तरीके से बोले या हॉरिजॉन्टल तरीके से जब आप ऐड करते हो, देन व्हाट यू गेट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड कर्व। इसको ग्राफ फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा है, ये एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है। जैसे मान लीजिए पी का है, वैसे मान लीजिए क्यू का रहता है, वैसे आर का रहता है। जब इनको हम लैटरली ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा और सा फ्लैट हो जाता है, राइट। और इसका दिखता है हमको कि उतने ही प्राइस पे डिमांड ओवरऑल ज़्यादा है, तो ये आ जाता है मार्केट डिमांड कर्व। कैसे आइए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उनको हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया तो आता है ये मार्केट डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं मार्केट डिमांड कर्व क्वांटिटी पुश हो रही है, पुश क्यों हो रही है, जब ज़्यादा कस्टमर्स खरीद रहे हैं ना उसी प्राइस पे पी भी चाहता है, थोड़ा क्यू भी चाहता है, आर भी चाहता है, तीनों का मिलकर चाहिए, इसलिए ये थोड़ा एक्स एक्सेस की ओर ज़्यादा पुश हो रहा है उसका एक्स वाला कंपोनेंट। ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि यार ये डिमांड कर्व से ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। क्या क्वेश्चन आता है कि सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, सवाल आता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या, मैंने आपको कहा था ना कि जब भी प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है। सवाल होता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा आंसर आता होगा, ऐसा सवाल आता होगा कि सर जब भी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, क्यों क्यों, बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कि प्राइस कम होती है तो लोगों का पैसा बचता है, इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं। सही बात, आपने जो कॉमन सेंस कहा उसी को अगर हम थोड़ा और तरीके से डिटेल में एनालाइज करें तो हमको दिखेगा कि रखी 4-5 रीजन ऐसे क्यों होता है। पहला रीजन है लॉ ऑफ डीएमई। पहला रीजन क्या है, लॉ ऑफ डीएमई। लॉ ऑफ डीएमई के हिसाब से क्या जा सकता है, प्राइस कम होने पे ही डिमांड क्यों बढ़ती है। बच्चों लॉ ऑफ डीएमई क्या बोलता है, हमें पढ़ा होगा इसको लेने करके, नहीं तो आप ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ डीएमई बोलता है कि जैसे जैसे आप सेम कमोडिटी और ज़्यादा कंज्यूम करते हो ना, उससे आने वाली यूटिलिटी जो है, उससे आने वाला जो मज़ा है वो कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने एक मूवी देख ली, अब एक मूवी देखने के बाद आपको जो सा क्लाइमेक्स था वो सब समझ में आएगा, वापस अगर आपको वही मूवी देखने लगा है तो आपको उतना मजा आएगा क्या। पहली बार वो मूवी देखने में कड़क मजा था, कुछ सीन थे कड़क थे, मालूम नहीं था हमको कि क्या होने वाला इस सीन के बाद, अभी लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा, अभी तो होगा ही, बाद में समझ में कुछ नहीं हुआ। आई मीन टू से मूवी में सो एसेंशियली मूवी जब आप देख रहे हो उस टाइम पे आपका फर्स्ट टाइम जब आपको स्टोरी पता नहीं थी, सो यू रियली एंजॉय मूवी। अभी वो पर देखने के बाद आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया, अब सेकंड टाइम वापस वो मूवी देखने से यूजुअली उतना मजा नहीं आता। अगर को आपको बोले यार तुम्हें चलो इस मूवी को चलते, आप बोलोगे भाई मैंने तो देखी, तू देख क्या, बोलना यार चलना वापस, बोलना कौन खरीदे, कौन वापस खर्च करेगा 200 रुपये। वो बोले क्यों भाई, पहले तो 200 रुपये का टिकट निकाल के गया था। बोला हाँ तभी देखना था मूवी मुझे, अभी देख लिया मैंने, अब मैं 200 रुपये में नहीं आऊँगा। तो आपका फ्रेंड बोलता चल ठीक है भाई तू चल, तू 100 रुपये भर, मैं तेरे आधे पैसे भरता हूँ, मेरे साथ चल, मैं अगली नहीं जाने वाला मूवी को। फिर आप बोलता है फिर चल, मतलब आप अगली बार मूवी जाने को तैयार हो प्रोवाइडेड प्राइस कम हो जाए। तो वही होता है, कोई चीज़ अगर आप चाहते हो सामने वाला ज़्यादा खरीदे, कोई एक वाटरमेलन लेके जा रहा था, आप चाहते हो कि वो ज़्यादा खरीदे, तो बोलते हैं नहीं भाई मुझे इतना वाटरमेलन बहुत हो गया। आप बोलो नहीं नहीं सर और लेके जाओ और लेके जाओ, आज नहीं मैं एक दिन में एक वाटरमेलन खाता हूँ बस काफ़ी, कल आता हूँ ना वापस, नहीं नहीं सर आज तो 2 लेके जाओ, 2 खाओ। तो बोलेगा देखो एक वाटरमेलन में जो मज़ा है उतना मज़ा मुझे वापस सेकंड वाले वाटरमेलन में नहीं आने वाला। जो एक वाटरमेलन में मज़ा है उतना मज़ा मुझे वापस सेकंड वाले वाटरमेलन में नहीं आने वाला। इसलिए बस ये देखना है कि लॉ ऑफ डीएमई के केस में होता क्या है कि आने वाला हर, जैसे मैंने आपसे कहा वाटरमेलन का एग्जांपल दिया, मूवी का एग्जांपल दिया, आप पहली बार मूवी देखते हैं तो उस टाइम पे शायद पैसा आप देने के लिए तैयार हो जाओ 200, दूसरी बार मूवी को देखने के लिए बोले सेम मूवी तो हम 200 रुपये देंगे उसको, हम क्या सोचेंगे तो भाई 100 रुपये में है तो ठीक है भाई, ना तो छोड़ मेरे को वापस मूवी नहीं देखनी। आपका दोस्त ही बोलता है चल मेरे साथ मूवी में, मैं तेरे 100 रुपये भर दूंगा। तो पहला रीजन क्या है कि अगर आप चाहते हो कि उसी टाइम में, उतने ही टाइम में इंसान ज़्यादा खरीदे, ये देखिए आप समझिए मेरी बात, उतने टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक आदमी एक दिन में एक वाटरमेलन खाना चाहता है, उसको एक ही दिन में 2 खिलाना चाहते हो तो उसको दूसरे में उतना मजा नहीं आता है। ये लॉ ऑफ डीएमई देता है, उसको उतना मजा नहीं आने वाला। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि भाई आने वाला जो मजा है उसका एवरी एक्स्ट्रा सब्सिडी, जो पहले वाटरमेलन में जो मजा उससे कम मजा उसको दूसरे वाटरमेलन में। इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि वो ज़्यादा खरीदे सेम चीज़, तो वहाँ पे डिस्काउंट दो तो वो खरीदे, नहीं तो वो बिल्कुल भी ना खरीदे। इसलिए अगर आप चाहते हो
कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी से उतना मजा नहीं आ रहा जितना पहले आता था, राइट, एंड हेंस प्राइस कम करना पड़ेगा। ये है लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, सो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से पहला रीजन कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ही क्या कि अगर डिमांड बढ़ाना है तो प्राइस को कम करना जरूरी ही क्यों है, इसलिए जरूरी है कि जब प्राइस कम करोगे तो ही डिमांड बढ़ेगा, कि लोगों को एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदने से उतना मजा नहीं आता जितना पहले आता है। पहले आता था, पहले क्वार्टर में ज्यादा मजा था, उसके लिए उसने मान लो 20 रुपए दे दिए, अब उसको बोल लो कि नहीं एक ही दिन में तो 2 वाटरमेलन खा, तो वो बोलेगा यार मेरे को दूसरे में इतना मजा नहीं, तो आप उसको बोलते ठीक है सर आप 2 ले लीजिए, 20 रुपए में 1, 30 में आप 2 ले लो, तो वो शायद दूसरे के बारे में सोचे। इससे पहला रीजन ये कि क्यों प्राइस कम करने पे ही डिमांड एक्चुअली बढ़ती है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या समझना, when the price falls it becomes relatively cheaper than other commodities, it induces consumer to substitute the commodity whose price has fallen for other commodities which now seem relatively expensive. Thus demand for commodity whose price has fallen increases. This is called as substitution effect. अब हिक्सन एलन का कहना क्या था, हिक्सन एलन ने दिया हुआ एक एनालिसिस है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, जब किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरी चीजों के मुकाबले वो बड़ी सस्ती लगने लग जाती है। जब किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे चीजों के मुकाबले बड़ा चीप दिखने लग जाता है, और पीपल क्या लोग क्या करते हैं, उस चीप कमोडिटी को ले लेते हैं। पीपल सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन फॉर अदर कमोडिटीज। जो दूसरे कमोडिटीज है उनको छोड़कर ये सस्ती वाली चीज ले लेते हैं। दूसरे कमोडिटीज महंगे लगने लग जाते हैं, एक चीज की प्राइस कम होगी, दूसरे सारे कमोडिटीज की प्राइस मान लो चेंज नहीं हुई है, ये सस्ता हो गया ना। क्योंकि ये सस्ता हो गया, ये लोगों को इंड्यूस करता है, लोगों को ललचाता है, कह रहे सस्ते में है ले लो आज, रेडी मत। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जियो का फोन आ गया, मान में वो सच में इतने चीप पे लॉन्च किया कि लोगों को लग रहा है बड़ा सस्ता है, ले लो आज ये फोन, सस्ते में है, बाद में रहे ना रहे। दूसरे चीजों के मुकाबले वो चीज बड़ी सस्ती लगती है तो लोग बहुत इंड्यूस हो जाते हैं उसको लेने के लिए, एंड सब्स्टिट्यूट दैट इन प्लेस ऑफ सम अदर कमोडिटी। दूसरी कोई चीज छोड़ देंगे लेकिन वो चीज ले लेंगे, और इस वजह से प्राइस कम करने पे ओवरऑल मार्केट में डिमांड बढ़ती है। बाद में इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या बच्चों, इसको एक्चुअली ठीक से अगर बताना रहेगा तो उसको हम कहेंगे रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट मतलब क्या बच्चों, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से देखना, मान लेते एक बंदा है ना, रोज का 100 रुपये मान लीजिए कमाता है, मजदूर था बेचारा, रोज का 100 रुपये कमाता था, खाने में 70 रुपये खर्च करता था, 30 रुपये सेव करता था। अब मान लेते कि 100 रुपये में उसने कमाए, 100 रुपये कमाने के बाद मान लेते कि 70 रुपये में कुछ थोड़ा खाना खाता था वो, अब वही खाना मान लीजिए 30-35 रुपये का हो गया। अब हो क्या जाता है कि उसके पास 65 रुपीज बच जाते हैं, पहले से कितने बचते थे 30, अब कितने बच रहे 65। तो उसको अचानक से क्या लगता है कि उसका इनकम बढ़ा, क्योंकि पहले तो जेब में से 30 पैसे बचते थे, 30 रुपये, अब तो 65 रुपीज बच जाते हैं। अचानक से उसको क्या लगता है उसका इनकम बढ़ा, एक्चुअली इनकम नहीं बढ़ा, उसका रियल इनकम बढ़ा। इनकम तो 100 रुपये, खर्चा कम हो गया, इसलिए रियल इनकम मतलब रियलाइज्ड इनकम, ऐसा समझिए आप। इनकम है 100 पर रियल में आपको रियलाइज कितना हो पा रहा था, 30। इनकम था 100 पर आपको रियल में बचता कितना था आपके लिए, तो 100 में से 70 तो खर्च था, 30 आपके लिए बच जाता था, वो आपका रियल इनकम रहता है, राइट। सो अब क्या हो गया, क्योंकि चीजें सस्ती हो गई उसका रियल इनकम बढ़ गया। अब ये रियल इनकम देख के उसको ऐसा लगता है चल यार आज जीते अपनी जिंदगी। दैट इंड्यूसेस हिम टू बाय मोर, दैट इंड्यूसेस हिम टू डिमांड मोर, एंड हेंस जब प्राइस कम होती है तो ओवरऑल डिमांड मार्केट में बढ़ता है। आप बोलोगे सर ये तो हमको समझाने की जरूरत ही नहीं, हमको तो पता है कि प्राइस कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। आपको क्यों पता है कि आप एक ही चीज समझ रहे हो, आपको सिर्फ हमेशा यही लग रहा है जब प्राइस कम होगी तो लोगों को लगेगा उनका पैसा बच रहा है इसलिए वो ज्यादा खरीदेंगे। एक्चुअली आप इसी इफेक्ट की बात करें जिसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, इनकम इफेक्ट। आप इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हो, इसके अलावा भी तो ये इफेक्ट था। पहला इफेक्ट क्या था कि प्राइस कम करना ही पड़ेगा, ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा, ये कॉमन सेंस से आने वाला आंसर नहीं है। यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं कि प्राइस कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो सामने वाला ज्यादा खरीदे, उसके लिए वो क्या बोलेगा कि अरे भाई मैं एक वाटरमेलन में खुश हूँ, दूसरा वाटरमेलन में क्यों खरीदूँ, मैंने एक बार मूवी देखी मैं दूसरी बार मूवी क्यों देखूँ, अरे भाई इसलिए देखो कि मेरे को जाना है, मेरे साथ चल तू, भाई तू आधा भर मैं आधा, हाँ से आधा पैसा मैं भरता, आधा तू भर, फिर ठीक है। मजा कम आता है तो प्राइस कम करोगे तो ही लोग ज्यादा खरीदेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब आपकी चीज एक प्राइस कम हो जाती है तो चीज दूसरों के मुकाबले बड़ी सस्ती लगती है, और ये प्रोवोक करता है लोगों को टू सब्स्टिट्यूट द चीपर कमोडिटी इन प्लेस ऑफ कॉस्टली कमोडिटी। तीसरा जरूर है जो आप
जानते थे या जो आप समझते थे कि सर जब प्राइस कम होती है, चीज़ें सस्ती लगती है, तो हमको लगता है हमारा पैसा बच रहा है। हमारा पैसा बच रहा है मतलब क्या, हमारी परचेसिंग पावर बच रही है। मनी की परचेसिंग पावर रहती है ना, मनी है तो परचेसिंग पावर। सो आपका पैसा बच रहा है मतलब आपको लगता है कि परचेसिंग पावर बच रहा है। सर हमारा पहले 100 रुपये में से 70 जाके 30 बचता था, आज से चीज़ें हो गई सस्ती। आप तो 100 में से 35 से 65 बच रहा है। ये एक्स्ट्रा इनकम जो बच जाता है ना, ये आपको मोटिवेट कर रहा है, छोड़ यार एक और पिज़्ज़ा खाता हूँ आज, चलो और थोड़ा सा खर्च करता हूँ। दिस मोटिवेट्स यू टू डिमांड मोर एंड हेंस ओवरऑल डिमांड राइजेस, है ना। हाँ सर, इसके बाद देखना इनकम इफेक्ट के बाद है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अब ये समझिए आप, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स मतलब क्या। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते जब आईफोन का प्राइस कम हुआ, तो मान लेते हैं कि एक बंदा था जो हाई प्राइस पे भी आईफोन लेने के लिए तैयार था। एक बंदा था जो ऑलरेडी क्या हाई प्राइस के ऊपर भी आईफोन लेने के लिए तैयार था। अब वो हाई प्राइस पे भी आईफोन लेने के लिए तैयार था। जब आईफोन की प्राइस कम हुई तो वो तो जब हाई प्राइस पे भी ले सकता था तो लो प्राइस पे तो ले ही सकता। लेकिन दूसरा बंदा था जो उतना हाई प्राइस देख ही नहीं रहा था। तो जब आईफोन का प्राइस कम हुआ, जो पुराना बंदा था जिसको महंगा रहता तो भी वो खरीदता आईफोन, वो तो लेता ही आईफोन, तो उसकी प्राइस कम हुई इसलिए वो बंदा जो आज तक आईफोन सोच भी नहीं रहा था, तो क्योंकि प्राइस कम हो गया अब उसको लग रहा है ये मेरे बजट के अंदर है, वो भी आईफोन पे आ गया। न्यू कस्टमर्स आ रहे होते हैं, जो पुराने थे वो तो रहते ही है और नए ऐड हो जाते हैं। न्यू अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, वो लोग जो नहीं सोच रहे थे उनके लिए भी वो पॉसिबल हो जाता है। जैसे अब आईफोन ने आईफोन एसई लॉन्च किया $400 में, सस्ते में लॉन्च किया। जो 70,000 का फोन आता था, मान लीजिए अब उन्होंने क्या किया, चीप में थोड़ा सा दूसरा थोड़ा सा कुछ मिक्स फिक्स करके एक सस्ते में एक वर्जन लोगों को दिया 28-30 हज़ार रुपये में। अब जो 70,000 का फोन लेने के लिए तैयार था आईफोन का, वो तो 30 में भी ले जाए। और वो बच्चा जो आज तक नहीं सोचा था, वो बंदा जो आज तक नहीं सोचा था कि मैं फ़ोन नहीं लूँगा आईफोन का, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट है या फालतू में मनी का पैसा वेस्ट है 70,000 का डालना इसमें, तो अब 30 हो गया तो वो भी आ जाता है। तो नए कस्टमर आ जाता है, हेंस जब प्राइस कम होती है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। तो आप बोलोगे सर ये हमको पता था, ये आपको नहीं पता था, आपको इनकम इफेक्ट पता था। आप जो बोल रहे थे ना सर प्राइस कम होगा तो हमारा पैसा बचेगा, आप तो सिर्फ आपका ही सोच रहे थे ना। मैं तो ओवरऑल कंपनी के एंगल से क्या बोल रहा हूँ कि आप तो खरीदने ही वाले थे, आपको छोड़कर और नए भी आ जाते, इसलिए कंपनी के एंगल से डिमांड क्यों बढ़ती है प्राइस कम करने पे, कि जो उनके पुराने कस्टमर्स थे वो तो लेते ही है, उसके साथ साथ और नए कस्टमर्स भी आ रहे हो जाते हैं, और नए कस्टमर्स भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। करना थोड़ी। नेक्स्ट जगह इसका मेरे पास क्या डिफरेंट यूजर्स। अब डिफरेंट यूजर्स मतलब क्या, जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है ना बच्चों, तो लोग उसको ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स करना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, या आप ले लीजिए गैस स्टोव, गैस। अब इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या था, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ता हो गया, तो पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मेनली सिर्फ लाइटिंग वाइटिंग के लिए यूज़ करते थे, आपके टेलीविजन के लिए यूज़ करते थे, फैन के लिए। अगर लाइट सस्ती हो गई तो लोग क्या करते वाले में, फिर वो क्या बोलते, काम करते पेट्रोल में इलेक्ट्रिक कार ही ले लेते। फिर एक काम करते हैं, जो अपना हीटर है ना वाटर हीटर, वो भी गैस का नहीं रहेगा, वो भी इलेक्ट्रिक कर देते, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई। अच्छा फिर एक काम करते हैं, अपन जो खाना गैस पे बनाते हैं ना वो भी नहीं बनाएंगे, अपन जो इंडक्शन कुकर लेंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देते, वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा यूज़ ढूंढ लेते। क्यों ढूंढ लेते ज़्यादा यूज़, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गई है सस्ती, और उनको लगता है कि अब जहाँ जहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं अपन यूज़ करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि एक घर 1000 किलोवाट बिजली यूज़ कर रहा था, 1000 किलोवाट। जब प्राइस कम होती है तो वही घर अभी 1500 किलोवाट कर रहा है, क्योंकि अब वो बिजली से खाना भी बना रहे, तो इंडक्शन को यूज़ कर रहे। कार भी मान लीजिए उन्होंने इलेक्ट्रिक ले लिए, जो उनका वाटर हीटर है बाथरूम में, वो वाटर हीटर भी गैस का हटा के उन्होंने इलेक्ट्रिक लगा दिया वाटर हीटर। ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या कर लिया, जब प्राइस सस्ती हो जाती है लोग उस कमोडिटी के बहुत सारे नए नए यूजर्स ढूंढ लेते हैं, उनको पता चल जाता है और ये बड़ी सस्ती कमोडिटी है, इसलिए वो तो जो उनका पहले के यूज थे उसके लिए यूज करते हैं, प्लस और नए यूजर्स के लिए भी ये कमोडिटी खरीद लेते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि ओवरऑल उस कमोडिटी की डिमांड पर इंडिविजुअली बढ़ जाती है। तो ये तो क्या था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नए ऐड होते हैं और नए नए लोग आते हैं आपके पास। आईफोन में जो पुराना खरीदने वाला था वो भी था, प्लस और नया आ रहा था। यहाँ पे तो एग्जाम्पल क्या था कि जो पुराना था वही जितना खरीदा था उससे ज़्यादा खरीदने लग गया, क्योंकि रिसोर्स चीज़ें बड़ी सस्ती लगने लग गई। सस्ती लगी इसलिए उसने उसके नए डिफरेंट यूजर्स यूज किए, ढूंढ लिए, और इसलिए ओवरऑल डिमांड उस कमोडिटी का बढ़ जाता है। एक्चुअली देखो तो 5 रीजन है क्योंकि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, या प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम क्यों होती है। पहला क्या कि लॉ ऑफ डीएमए, आप प्राइस कम नहीं करोगे तो सामने लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मजा उतना आ नहीं रहा। दूसरा क्या, दूसरा सब्सिट्यूशन इफेक्ट, जब आप प्राइस कम करते हो तो वो चीज़ बड़ी चीप लगती है लोगों को, सस्ती लगती है, इसलिए लोग वो लेते हैं एज कम्पेयर टू समथिंग एल्स। तीसरा क्या, इनकम इफेक्ट। तीसरा मतलब क्या, इनकम इफेक्ट मतलब क्या, रियल इनकम इफेक्ट। अब रियल इनकम इफेक्ट मतलब क्या रहेगा, बस रियल इनकम इफेक्ट क्या बताता है, रियल इनकम इफेक्ट मुझे बताता है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि 100 रुपीज़ में कमा रहा हूँ और 30 रुपये मेरी इनकम बच जाती है।
अब क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाती है इसलिए रियल इनकम जो मेरे पास बचता है, रेसिडुअल इनकम, वो बढ़ जाता है और ये मुझे मोटिवेट करता है कि जेब में है पैसा तो चलो डिस्को, वरना किसको। ये एक्स्ट्रा पैसा मोटिवेट करता है मुझे और डिमांड करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास क्या है कि नए कंज्यूमर और आ जाते हैं, जो पुराने थे वो तो है ही, उसके अलावा जो और नए हैं न्यू न्यू कंज्यूमर्स वो भी हैं। और इसके अलावा क्या डिफरेंट यूजर्स। सो डिफरेंट यूजर्स मतलब क्या, डिफरेंट यूजर्स का मतलब क्या कि जो पहले यूज था वो तो यूज है ही, उसके अलावा लोगों ने और नए यूजर ढूंढ ली, वो चीज़ हो गई सस्ती। तो सब कुछ अभी इलेक्ट्रिक चलेगा घर में अपने। तो जो एक बंदा 1000 किलोवाट खरीद रहा था वही अभी 1500 किलोवाट खरीदना शुरू करता है। इसलिए नए लोग तो इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे, वो तो बात अलग है। ये खुद जो पहले का कस्टमर था इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा डिमांड कर रहा है, कोई इंडिविजुअल डिमांड बनने लग गया। दिस आर द मेन रीजंस कि व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या, बार बार बोल रहा हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या, जब प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस जब बढ़ाओगे तो डिमांड गिरेगी। ऐसा उल्टा रिलेशनशिप जो रहता है उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इसका जब हम प्लॉट करते हैं कभी भी कोई उल्टा रिलेशनशिप ग्राफ पे जब हम प्लॉट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलिए, लेफ्ट टू राइट, जैसे को नेगेटिव स्लोपिंग भी बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोपिंग। करना, हाँ सर। चलिए ये समझ में आ गया बच्चों। तो इसके बाद में अभी हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड मुझे ध्यान से देखना है। ये इकोनॉमिक साइंस आपको हमेशा रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स के जो लॉज रहते हैं वो कभी भी ऐसे बुलेट प्रूफ नहीं रहते कि भाई सबको एक जैसे एप्लीकेबल है। कभी कभी हो सकता है कि ये लॉज के एक्सेप्शन बहुत हो, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं रहते इकोनॉमिक्स के, जैसे फिजिक्स के लॉज रहते हैं, जो प्योर साइंस के लॉज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, यूनिवर्सल। वैसे डिमांड के लॉज जो है, या इकोनॉमिक्स के जो लॉज है वो यूनिवर्सल नहीं रहता बच्चों, वो एकदम परफेक्ट नहीं रहता। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स एट लार्ज डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर बदलते जाता है, बदलते जाता है। जैसे कोरोना का एक अलग ही फेज था जो उसके लिए कभी सोचा नहीं था उन्होंने। अब उस फेज में इंसान का बिहेवियर बदलता है तो उसके डिसीजन बदलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लॉज जो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बदलते रहता है, इसलिए इकोनॉमिक के लॉज यूनिवर्सल नहीं रहते। जो आज एप्लीकेबल हो सकता है कल ना हो, जो आज एक के लिए एप्लीकेबल हो सकता है वो उसके लिए एप्लीकेबल कल ना रहे, किसी और के लिए रहे उसके लिए ना रहे। तो इकोनॉमिक्स के लॉज का एक्सेप्शन बहुत रहता है। जैसे एक्सेप्शन नंबर 1 देखिए, कॉस्पिशियस गुड्स, वेबलिन इफेक्ट, या इसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड इफेक्ट। आप कॉस्पिशियस गुड्स समझिए, वेबलिन इफेक्ट समझिए, या प्रेस्टिजियस गुड देखिए, तीनों का एक ही एमसीक्यू आता है। वेबलिन इसका नाम क्यों दिया, प्रोफेसर वेबलिन ने इसको ढूंढा था। प्रोफेसर वेबलिन ने इसको ढूंढा, जैसे इसका नाम दे दिया वेबलिन इफेक्ट। अब एक्चुअली कॉस्पिशियस गुड्स का मीनिंग समझिएगा। मुझे कॉस्पिशियस गुड्स मतलब क्या, शाइनिंग मारने वाली चीजें, आप चाहो तो लिख सकते हो अपने, इसका कॉस्पिशियस कंजम्पशन रहता है, राइट। या उसकी स्नॉब अपील रहती है, अपील रहती है शाइनिंग की, अपील रहती है प्रेस्टीज की, जिससे इसको प्रेस्टीजियस गुड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो स्नॉब अपील या प्रेस्टीजियस गुड इफेक्ट या वेबलिन इफेक्ट, इसका नाम ऐसा क्यों गिरा कि प्रोफेसर वेबलिन ने इसको ढूंढा था। अब इस केस में होता क्या, जो शाइनिंग मारने वाली चीजें रहती है उसका डिमांड है ही इसलिए, सिर्फ क्योंकि वो महंगा, सिर्फ क्योंकि वो महंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मोती, एक डायमंड या सोना। अब सोना तो पीला दिखता है, कभी कभी सच में आयरन ही देखो लाइफ की, सिल्वर सोने से ज्यादा चमकता है, पर नहीं, प्राइस सोने की ज्यादा, जबकि तो पीला दिखता है, उतना शाइन भी नहीं करता जितना सिल्वर करता है। प्रॉब्लम क्या है, सोने का ओवरऑल मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, उसकी वैल्यू है। मतलब अगर एक बंदे को शाइनिंग मारनी है तो सोना इसलिए खरीदता क्योंकि सोना महंगा है। तो भले सोने से अच्छा कुछ दिखता भी होगा, लेकिन क्योंकि सोने में स्नॉब अपील है, लोग उसको खरीदते ही क्योंकि महंगा है, उसे प्राइस देगी तो उसको छोड़ देंगे, वो यूज नहीं करेंगे। कुछ लोग आईफोन खरीदते ही, जैसे मान लीजिए सेलेब्स, सेलेब्स के पास बहुत पैसा है, उनको लेना है महंगे से महंगा फोन। अब अगर महंगे से महंगा फोन लेना है तो यहाँ कुछ सेलेब्स होंगे जिनको शायद एप्पल पसंद ना आता होगा, उससे रेस्ट्रिक्शन बहुत है, नहीं पसंद आ रहा है फिर भी एप्पल लेते क्यों, कि भाई अब मैं सेलेब हूँ तो मुझे दिखाना शायद, तो मैं एप्पल का फ़ोन ले लूँ। एग्जाम्पल है, कुछ एप्पल का इतना कुछ ऐसा रहा नहीं स्नॉब अपील, लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट लेवल पर डेफिनेटली रहता है स्नॉब अपील, बाद में बड़े लेवल पर नहीं रहे। लेकिन आज क्योंकि वो फ़ोन महंगा है इसलिए एक सेलिब्रिटी को लेता है, भले हो सकता है उसमें 4 फीचर्स कम हो सकता है उसमें 2 GB रैम हो, दूसरे फ़ोन में 8 GB रैम, नहीं फिर भी लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा इसलिए मैंने लिया है। अगर कल मान लीजिए आईफोन सस्ता हो गया, आईफोन आने लगे 10,000 में, तो ये छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, वो लेता ही था उस चीज़ को क्योंकि महंगा था। अगर वो सस्ता हो गया तो उसको छोड़ देंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा। कुछ लोग तो प्राइस कम होती तो उस चीज़ को छोड़ देते, तो चीज़ वो ले ही रहे थे शाइनिंग मारने के लिए, स्नॉब अपील के लिए, और जब वो महंगी थी तभी उसकी स्नॉब अपील थी। अगर महंगाई चली गई तो उसका डिमांड कम हो जाता है, गरीबों को उसका डिमांड कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोती महंगा है इसलिए आज मान लीजिए रिच लोग उसको पहनते हैं, कल मोती सस्ता हो गया ना तो उसको पहनना छोड़ देंगे, क्योंकि फिर उसमें प्रेस्टीज नहीं रहे।
तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। आप बोलते हो कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ता है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। प्राइस कम हो रही तो डिमांड बढ़ता है। अगर प्राइस कम हुई तो ऐसी चीज़ें जो शाइनिंग मारने के लिए यूज की जा रही थी उसका तो डिमांड कम हो जाता है। नहीं, प्राइस कम हो गई तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गया। दूसरा है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सीखना। गिफन गुड्स मतलब क्या कि मान लीजिए एक कोई चीज़ महंगी हो गई, लेकिन वो आपका एक स्टेपल कमोडिटी। सो मतलब क्या, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, बच्चों ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते ब्रेड, ये जिसको व्हीट बोलो, अपने यहाँ पे अपन उसको व्हीट की चपाती बोलते हैं। फॉरेन में आप जाओ तो व्हीट का वो चपाती वपाती नहीं बनाते, उसका ब्रेड रहता है, ठीक है। अब व्हीट है, और मान लेते कि एक और महंगा मान लेते हैं एक डेजर्ट। वेजिटेरियन एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, वेजिटेरियन यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि उन्होंने व्हीट और मीट लिया है, मीट, बट एनीवे आई विल टेक अप डेजर्ट। फोकस कर। अब बच्चों मान लेते व्हीट भी महंगा हो गया, बट डेजर्ट भी महंगा हो गया। तो पहले क्या था, पहले दोनों नॉर्मल थे, तो लोग क्या करते थे, मेन व्हीट खरीदते थे, व्हीट से अपना पेट भर लेते थे, और लास्ट में थोड़ा सा डेजर्ट खरीदते थे, थोड़ा सा डेजर्ट खा के अपना लंच खत्म कर लेते थे। अब मान लो डेजर्ट बहुत डेजर्ट इतना महंगा हो गया और व्हीट भी महंगा हो गया। तो व्हीट महंगा होगा तो आपके हिसाब से व्हीट की डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम। और प्रॉब्लम तो जब व्हीट महंगा हो गया, उसके साथ अगर मान लो डेजर्ट महंगा हो गया, अब ये डेजर्ट महंगा हो गया तो लोग सोचते कि अगर मैं डेजर्ट ले लूँगा और अभी भी तो व्हीट को खरीद नहीं पाऊंगा जितना चाहिए। व्हीट स्टेपल फूड है, समझिए, व्हीट गिफन फूड है। व्हीट गिफन फूड नहीं, गिफन मतलब क्या, स्टेपल होना चाहिए, स्टेपल। स्टेपल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, जरूरी होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए एक तरीके से। गिफन गुड। अभी व्हीट आपका पेट भरता है, डेजर्ट आपका सिर्फ टेस्ट के लिए यार, पेट थोड़ी भरने वाला। सो व्हीट अगर महंगा होगा, डेजर्ट भी महंगा होगा, तो लोग क्या करते हैं, लोग डेजर्ट छोड़ ही देते पूरी तरह, और जितना व्हीट खरीद रहे थे, जो डेजर्ट का पैसा बच गया वो भी व्हीट में ही लगा देते हैं। क्योंकि अभी डेजर्ट नहीं खा रहे हो तो उतनी भूख आपको व्हीट से भरनी है, अभी व्हीट से पूरा पेट भरना है आपको। तो डेजर्ट लेने गए, अभी जितना डेजर्ट पहले लेते थे, अगर उतना डेजर्ट आज लेने गए तो उतना महंगा हो गया वो, कि जो पैसा बचेगा उसमें फिर व्हीट नहीं आ पाएगा। और व्हीट को हम कुर्बान नहीं कर सकते, व्हीट हमारे लिए पेट भरने के लिए जरूर, हमारा स्टेपल फूड है। इसलिए व्हीट महंगा होने के बावजूद भी वो दूसरी चीज तो इतनी महंगी दिखती है कि ये व्हीट महंगा होने के बावजूद भी रिलेटिवली चीप दिखता है, और इसलिए इसकी डिमांड कम नहीं होती। लोग आज भी सोच रहे थे कि स्टेपल फूड, उसके बिना जिया जाए न जाए न जाए न, व्हीट के बिना ऐसी हालत है आपकी। वो स्टेपल फूड है, एंड हेंस इसकी प्राइस बढ़ गई, फिर भी इसकी डिमांड कम नहीं है। आप क्या बोलते हो, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, लेकिन ये व्हीट के लिए, व्हीट स्टेपल है। गिफन गुड, गिफन गुड क्या रहता है, गिफन गुड स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, ये भी इंफीरियर गुड्स है, स्पेशल टाइप के, ये जरूरी हो जाते हैं, इंफीरियर है, सस्ते हैं, और इसलिए हमारे स्टेपल फूड बन गए। मतलब क्या जरूरी, जैसे आज डेजर्ट तो कोई पेट नहीं भरता, डेजर्ट जरूरी है, लेकिन डेजर्ट से ज़्यादा वो व्हीट जरूरी है हमारे लिए, उससे तो पेट भरता है। पहले दोनों महंगे हो गए, एक बार हम डेजर्ट छोड़ देंगे, व्हीट लेंगे, तो मेरा स्टेपल गुड है, स्टेपल फूड है, गिफन गुड है। तो प्रोफेसर गिफन ने ये देखा था, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया ब्रेड और मीट का, ओके। यहाँ पर उनके बल्कि प्राइस ऑफ ब्रेड भी इंक्रीज हो गई। इट कॉज सच अ लार्ज डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ पुअर पीपल, कि ब्रेड महंगा होने के बाद लोगों का इतना पैसा उसमें जाने लगा, पैसा कुछ बचा ही नहीं उनके पास कुछ खास, so that they were forced to cut down the consumption of meat. मीट तो फिर वो भूल ही गए, जो मैंने यहाँ पर डेजर्ट का एग्जांपल दिया, यहाँ पर मीट लिख के दिया। Other more expensive foods, since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food article. People consume more of it and not less. तो व्हीट भरे, व्हीट या ब्रेड महंगा हो गया, क्योंकि दूसरे चीज़ों के मुकाबले वो आज भी सबसे सस्ता था, इसलिए लोगों ने व्हीट ही ज़्यादा खाया। दे हैड मोर ऑफ व्हीट एंड नॉट लेस, okay. People consume more of it and not less when its price went up. Goods which are considered inferior by consumers and which occupy substantial place, मतलब क्या staple, जो आपको बोलता है staple, substantial place in consumers budget are called as given good. तो जो wheat आपका मेन प्रोडक्ट था, जब wheat महंगा हो गया तो लोगों को सिर्फ पैसा बचा ही नहीं डेजर्ट खाने के लिए, तो जो भी पैसा बच गया उन्होंने वो wheat पे खर्च किया, क्योंकि अभी तो डेजर्ट उनके बजट के बाहर का ही हो गया था। So even when price of wheat was high, still they bought more of wheat and not less, because वो wheat इतना महंगा हो गया था, उसमें से कंज्यूमर के पास जो बचता था रेसिडुअल इनकम, जिससे डेजर्ट खरीदते थे, वो कुछ बचने नहीं लगा, बहुत कम बचा। उससे जो बहुत कम बचा उससे भी उन्होंने व्हीट ही लिया। तो आप तो क्या बोल रहे थे कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, नहीं कम हुई, क्योंकि व्हीट बड़े महंगा हो गया, लेकिन फिर भी स्टिल आज भी वो सस्ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लेते केरोसिन एंड पेट्रोल, अभी
रिक्शा जो है, एक रिक्शा अगर आपको पता हो तो वो केरोसिन से भी चलती है और रिक्शा पेट्रोल से भी चलती है मान लेते हैं। अब केरोसिन सस्ता है, पेट्रोल ऑलरेडी मान लीजिए चल रहा है 70 रुपये लीटर, से केरोसिन चल रहा है 50 रुपये लीटर। अब कल ये 50 का 55 हो गया, कल क्या हो गया, ये 50 रुपये का जो था केरोसिन वो 55 हो गया। तो आपके लॉ के हिसाब से जब प्राइस बढ़ती है केरोसिन का डिमांड कम होना चाहिए था, तो लोगों ने केरोसिन का डिमांड नहीं कम किया, क्योंकि भले ये महंगा हो गया है, दिस इज स्टिल चीपर देन पेट्रोल और हेंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद, क्योंकि वो एक सब्सटेंशियल आपका पैसा इसी में जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा पैसा का, इसके बारे में भी सोच पाओ। तो इसका प्राइस बढ़ गया पर फिर भी आपके लिए एक सब्सटेंशियल चीज़ है आपके बजट की, इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेपल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़। स्टेपल मतलब समझो ना, फिक्स्ड है आपके साथ, स्टेपलर रहता है ना, स्टेपलर जो स्टेपल कर देता है, जैसे केरोसिन, अगर आपको रिक्शा तो केरोसिन उसका स्टेपलर है, वो रहेगा ही, रिक्शा में केरोसिन डाल के चलाना ही आपको। तो महंगा भी हो गया तो आप तो बोले तो उसका डिमांड कम होगा, डिमांड नहीं कम हुआ, क्योंकि इसका जब महंगाई बढ़ गया तो लोगों ने अपने जो दूसरे के फालतू खर्चे थे वो रोक लिए, तो इसका डिमांड आज भी कंपनी का ये सब्सटेंशियल है। ऐसे रहते हैं स्टेपल फूड, स्टेपल चीज़ें या गिफन बुक्स, इनका प्राइस बढ़ भी गया तो भी लोगों को इनके बिना ऑप्शन नहीं रहता, झक मार के लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, कॉस्पिशियस नेसेसिटीज। बच्चों ये तो क्या थे कॉस्पिशियस गुड्स, अब ये कॉस्पिशियस नेसेसिटीज। कॉस्पिशियस नेसेसिटीज मतलब क्या, जैसे आज के ज़माने में बच्चों एक स्मार्टफोन, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे कॉस्पिशियस नेसेसिटी। अब एक्चुअली स्मार्टफोन के बिना जी नहीं सकते ऐसा नहीं होगा, आई बिलोंग टू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, मतलब मैं एग्जैक्टली वैसे जैसे आपके इसमें कभी ऐसा हो गया है कि बाय द टाइम यू आर इन 11th-12th आपका स्मार्टफोन नहीं, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि अरे आर यू फ्रॉम दिस प्लैनेट, विल पीपल एक्सेप्ट मी बिकॉज आई डोंट हैव अ स्मार्टफोन। अब हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, जब आई रिमेंबर माई 11th-12th टाइम तो मेरे पास थोड़ा सा बेसिक फोन था, एंड लाइफ वाज वेरी पीसफुल, without WhatsApp, without looking at anyone's status, without looking at anyone's profile picture, without looking at what people are doing। लोग भेल बनाते फोटो डालते हैं, लोग खाना बनाएंगे फोटो डालेंगे, लोग घूमने गए फोटो डालेंगे, तभी जिंदगी बड़ी आसान होती थी। सो आई रिमेंबर व्हेन इन 11th standard I was had a very basic phone, and in that basic phone also life was there. So it's not that I have died because I didn't have a smartphone, but today by the time you are in 11th or by the time you are in 12th you feel कि स्मार्टफोन फोन तो होना ही चाहिए। क्या हो गया, वो हो गई कॉस्पिशियस नेसेसिटी। कॉस्पिशियस नेसेसिटी मतलब क्या, कि एक्चुअली है थोड़ी सी शाइनिंग मारने वाली चीज़ लेकिन अभी ज़रूरी है सर, एक नेसेसिटी हो गई स्मार्टफोन होना। तो कॉस्पिशियस नेसेसिटी के केस में प्रॉब्लम होता है कि ये चीज़ महंगी भी हो गई तो भी आप बोलते हो, आपको पेरेंट्स बोलेंगे नहीं पापा फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा, ये महंगी भी हो गई तो भी। जैसे घर में टीवी, अब घर बनाए तो टीवी लगाना ही पड़ता। अब जब मैंने घर बनाया सच में मुझे मालूम था मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखता, तो मेरे को टीवी लगाना नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी कहता था अरे घर बनाया है वो बिना टीवी के घर इनकम्प्लीट लग रहा है, लो तो वो टीवी क्या बन गया, एक कॉस्पिशियस नेसेसिटी। वो नेसेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने टीवी नहीं लगा तो आप जी नहीं पाओगे, पर वो बन गया कॉस्पिशियस नेसेसिटी, दिखाने वाली ज़रूरत है। और ऐसी चीज़ें महंगी भी हो तो भी लेनी पड़ती है, ज़रूरी है। जैसे घर बनाया, घर बनाया तो घर में रहने के लिए अच्छा हो गया ना, घर का इंटीरियर करना ही चाहिए क्या, हाँ अभी ऐसा है कि करना ही चाहिए। क्या हो गया, वो घर का इंटीरियर डिजाइनिंग क्या हो गया, कॉस्पिशियस नेसेसिटी हो गई। तो इनकी चीज़ें जब महंगी भी होगी ना प्राइस, भी झक मार के वापस करना ही पड़ता है। इसलिए ये भी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इनकी प्राइस बढ़ भी गए क्योंकि अब ये नेसेसिटी है, लोग बोलेंगे छोड़ा अभी लो और क्या। तो देखो the demand is affected by the demonstration effect of the consumption pattern of the social group to an individual belongs to. These goods due to their constant usage by the society use करती है ना, सोसाइटी के घर में टीवी है अपने पास भी होना चाहिए, become necessities of life. Example, in spite of the fact that the price of television set, refrigerators, coolers have been continuously increasing, the demand does not decrease. फ्रिज रहना ही चाहिए, फ्रिज कितना महंगा हो रहा है, तो क्या करें यार, बिना फ्रिज बिना टीवी के बिना कूलर के घर रहता है कि कभी, इंटीरियर डिजाइनिंग करना ही है, महंगा हो रहा है ना इंटीरियर डिजाइनिंग आजकल। तो बेटा घर लिया इतना अच्छा है तो इंटीरियर डिजाइनिंग तो करना पड़ेगा। लो क्या हो गया, नेसेसिटीज हो गई, कॉस्पिशियस नेसेसिटीज। ओके, फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस। बच्चों ये तो हमने ऑलरेडी देखा कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और महंगा होने वाला है, अभी तो प्राइस महंगी हुई है, फ्यूचर में तो और महंगी होगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बड़े महंगा तो महंगा आप खुद ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, मान लीजिए पहले वो 4000 में मिल रहा था, तो आपने सोचा ठीक है देखेंगे लेंगे, उसकी प्राइस 5000 हो गई, और आपको खबर मिली कि इतना फेमस है, इतना हिट हो रहा है कि सभी लोग उस पर जा रहे हैं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ते में मिल रही है, गवर्नमेंट मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में दे रही है, इसलिए हर कोई उसको और लेने वाला। और ऐसा उम्मीद है ये 1 महीने बाद तो ये 5000 का 8000 में हो जाएगा। तो आज आप गए और आज आप एक इंडक्शन कुकर लेकर आ गए, मैं बोलूँगा क्यों रे लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं फॉलो किया बेटा तुमने,
4000 में था, उसकी प्राइस बढ़ गई, उन्हें डिमांड नहीं करना चाहिए था, डिमांड कम होनी चाहिए थी ओवरऑल मार्केट में। लोगों ने बोलना चाहिए था कि हम नहीं लेंगे इंडक्शन कुकर, प्राइस बढ़ रही है। शायद लोगों ने इसलिए लिया इंडक्शन कुकर, फ्यूचर में तो और प्राइस बढ़ने की चांसेस लग रहे थे। तो आज महंगा है, आगे तो और महंगा होगा, उसके डर से लोगों ने इस महंगे प्राइस को भी ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कम फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का एक्सपेक्टेशन। ये भी एक क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड की क्या है, एक्सेप्शन। इसके अलावा बच्चों सेकंड कमन, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या, मेरे को मालूम ही नहीं था, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था, अच्छा इतने सस्ते मिलता है, अरे ये तो मेरे को तो मालूम ही नहीं था। इग्नोरेंस पर मतलब क्या कि वो प्राइस महंगी है फिर भी आपको लग ही नहीं रहा क्यों महंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते अभी मोबाइल फोन का कवर, ओके, मोबाइल फोन का कवर और मोबाइल मार्केट में जाके लेते हो तो मान लेते आपका 100 से 150 रुपये में मोबाइल फोन का कवर आएगा। तो यही अगर आप मॉल में गए, मॉल में कहा गया कि मोबाइल फोन का कवर 1600 रुपये का, अब मान लेते किसी को पता नहीं था कि मोबाइल फोन कभी 150 में मिलता भी है, तो मान लीजिए एक बंदा आया, उसने बोला 1600 रुपये मोबाइल फोन दिया, तो उसको मालूम नहीं था मोबाइल मार्केट में क्या रहता है, 1600 तो 1600 रुपये लेके आ गए। क्यों? बिकॉज गिवर इग्नोरेंट, हमको तो मालूम ही नहीं था कि 1600 रुपये बहुत महंगा होता है, 150 में कहीं मिलता, हमको तो मालूम ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये कहाँ पे होता है, मैं फॉर बोलूँ, मैं रियल लाइफ में कहा देखा, मैं अजंता एलोरा गया था एक बार क्या 2 बार गया, मेरी फेवरेट प्लेस है। तो अजंता एलोरा में अगर आप जाओ तो वहाँ पे फॉरनर्स बहुत सारे आते हैं। अब ये इंडियन मर्चेंट जो होते हैं कुछ बहुत बहुत एडम निकालते हैं, उनको बोलते दिस इज मैजिकल स्टोन। अरे इंग्लिश तो मतलब सुनना बच्चों, ऐसा बेसिक बेसिक बंदा ऐसा इंग्लिश बोलता है, फॉरनर सोचना पड़ जाता है कि मेरे को इंग्लिश आती है कि नहीं। मैम, take this stone, put in your house will start giving positive vibes. It's a very magical stone from this cave. Put anywhere you have problem in your hand, just put on your hand, the pain will go. Use it for 1 month and see. You don't like, you call me, I'll send your money back to America. अब ये पत्थर रहता है सादा सा उठाया हुआ, फिर ऐसे पत्थर को थोड़ा सा शेप दे दिया। ऐसे हमको लगता है ये पत्थर तो क्या भाई, कोई इतना जितना भी उसने कारागिर किया है उसने 50 रुपये मिलना चाहिए। तो फॉरनर को मालूम नहीं होता कि ये तो इंडिया के थोड़ा सा पीछे पीछे घूमने तो सड़क वड़क तो मिल जाएगा, तो कोई पत्थर फ्री में, उसको तो उसने शेप पे देगा, बोल रहा है मैजिकल स्टोन। फॉरनर उसको लेके जा रहा है 5000 रुपये में। अब आप बोल रहे सर प्राइस महंगी हो गई सर, जो चीज़ 50 रुपये मिलनी चाहिए 5000 में मिली, डिमांड कम होनी चाहिए। अरे डिमांड कम होनी चाहिए तो, लेकिन जिसको बेच रहे हो वो तो उसको पता ही नहीं ना, उसको तो वो तो इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब क्या, मालूम ही नहीं। Household demand larger quantity of a commodity even at a higher price because of ignorance of the ruling price। उनको मालूम ही नहीं कि मार्केट की रूलिंग प्राइस क्या है। रूलिंग मतलब क्या, चलती प्राइस। अब मालूम ही नहीं था इससे प्राइस महंगा, तो आपको लगा डिमांड कम होगा, नहीं हुआ डिमांड कम, तो लोगों ने फिर भी ले लिया। हेडिंग वन, इसका एक और एक लास्ट और रियल में एग्जाम्पल दो आपको, जो सच में बड़े लेवल का है, तगड़े लेवल पे दिमाग लगाया लोगों ने, वो है ब्लैक मोती। बच्चों व्हाइट मोती तो आप जानते हैं नेचुरली बनता है और ये सच में बहुत महंगा भी मिलता है, तो इसको मरना आसान नहीं है, व्हाइट मोती। लेकिन बच्चों इसके बाद में एक ब्लैक मोती का कॉन्सेप्ट था, बहुत फेमस है ब्लैक मोती भी। अब जब ब्लैक मोती बना, ब्लैक मोती एक्चुअली बनता नहीं, आर्टिफिशियली बनता है, बहुत सस्ता बनता है, क्योंकि व्हाइट मोती बहुत महंगा था। मान लेते व्हाइट मोती 70,000 का था, जब नया नया ब्लैक मोती आया था तो ज्वेलर्स लोगों ने इनको 60 बोला कि ये भी 70,000 का, ये भी 60,000 का, और लोगों को लगा ठीक है व्हाइट मोती अगर उतने रेट का रहेगा तो ब्लैक मोती भी रहेगा। अभी इनको तो पता ही नहीं था ये ब्लैक मोती जो रहता है, ये ब्लैक मोती को उतना आता ही नहीं कॉस्ट जितना व्हाइट मोती का आता है। व्हाइट मोती तो नेचुरली जाके लेना पड़ता है वो पर्ल में से, ये व्हाइट ब्लैक मोती वैसा नहीं है, तो ये तो फैक्ट्रीज में बनता है। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये की चीज़ 60,000 में दे रहे, उसका प्राइस तो कितना ज़्यादा लगा रहे हैं। डिमांड कम होगी, न्यू डिमांड कम, लोगों ने खरीदा फिर भी खरीदा, लोगों पता नहीं था उनकी रूलिंग प्राइस क्या था। और लास्ट में बच्चों डिमांड फॉर नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब क्या, इनकी नेसेसिटी मतलब क्या, जिया जाए ना इसके बिना है। जैसे कल पानी महंगा हो गया तो क्या रोते पड़ेगा, प्राइस कम करो तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, पॉसिबल है। खाना महंगा हो गया, छोड़ दो खाना खाना, नेसेसिटी लेना पड़ता है, क्योंकि प्राइस बढ़ भी गई तो भी इनकी डिमांड कम होती ही नहीं। तो बाद में स्पेकुलेटिव गुड्स, कुछ स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब क्या, सट्टा, शेयर मार्केट में स्पेशली यूज होता है। तो शेयर मान लीजिए, शेयर की प्राइस जब बढ़ती है तो लोग उसको और खरीदते हैं। 100 का शेयर 125 का हो गया, उसकी डिमांड बढ़ती है, लोगों को लगता है 125 बहुत ही जल्द 150 तक जाएगा, राइट। तो 100 का शेयर का कौन सा, 100 का शेयर कितना हो गया, 100 का शेयर कितना हो गया 125, प्राइस उसकी बढ़ गई। अब जब 100 का शेयर 125 का हो गया तो आपको क्या लगा, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होनी चाहिए, उसका प्राइस और बढ़ गया 150, तो गेटिंग पॉइंट, उसका प्राइस और बढ़ गया 150 हो गया। और ये 100 का शेयर 125 का था, वो 125 का शेयर 150 होगा ऐसा लग रहा है हमको,
इसलिए 125 के हाई प्राइस की भी उसकी डिमांड बढ़ गई। तो 100 का शेयर 125 हो गया, आपको लगा सर इतना महंगा हो गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम। लोगों का स्पेकुलेशन था, सट्टा। लोगों को लग रहा था 125 तो 150 जाएगा ही, तो 125 को तो और लोगों ने खरीद लिया उसको। उनको लगा कि भाई आज तो 100 का 125 हुआ, प्राइस डिमांड कम नहीं, लोगों ने तो फिर भी कंटिन्यू किया खरीदना, लग रहा था जल्दी 150 भी क्रॉस करेगा। तो ये सब है बच्चों एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने कौन से एक्सेप्शन देखे? हमने सबसे पहले देखा एक्सेप्शन में है कॉस्पिशियस गुड, शाइनी मारने वाले गुड्स, इनकी प्राइस ज़्यादा है तो ही लोग खरीदेंगे, इनकी प्राइस कम तो डिमांड कम होती है, बढ़ती नहीं। फिर बाद में हमने क्या देखा था? कॉस्पिशियस नेसेसिटीज। ये कॉस्पिशियस गुड्स नहीं पर नेसेसिटी हो गया, आज की तारीख में घर है तो टीवी लगाना ही पड़ेगा, फ्रिज रखना ही पड़ेगा, कूलर तो लेना ही पड़ेगा, एसी तो बिठाना ही पड़ेगा। ये नेसेसिटी की प्राइस बढ़ भी गए तो डिमांड कम नहीं होती। इस में इग्नोरेंस इफेक्ट मतलब क्या? यार अभी मुझे तो पता है ना प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम होनी चाहिए, बराबर, पर मुझे तो मालूम नहीं कि प्राइस बढ़ी, मेरे को यही प्राइस है, आई वाज इग्नोरेंट, इससे पहले कभी सस्ते में भी मिलता था। ओके, उसके बाद मैंने एक चैप्टर देखिए डिफरेंट गुड्स मतलब क्या? इंफीरियर गुड्स रहता है लेकिन आपका इनकम का सब्सटेंशियल proportion is somewhere what spent on these goods. So when these goods become costly, the demand doesn't decrease because ये जब goods costly हो जाते तो आपका जो सरप्लस बचता था डेजर्ट के लिए तो बचता ही नहीं, कुछ बचता नहीं, तो लोग अपने जो एक्स्ट्रा बाकी फालतू खर्चे थे उसको रोक देते और इसका कंजम्पशन को कंटिन्यू करते। ये रिलेटिवली आज भी चीपर है, जो इंफीरियर गुड है ना, तो सस्ते वाले गुड है, लोग कंटिन्यू करते हैं, इसका प्राइस बढ़ गया तो भी कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये नेसेसिटीज़ और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस अगर बढ़ने वाली तो जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस बोलो और ये स्पेकुलेशन इफेक्ट बोलो, सिमिलर दोनों। फ्यूचर प्राइस अगर सिर्फ शेयर्स वगैरह अगर आया क्वेश्चन में, शेयर्स या स्टॉक, तो बोलेगा स्पेकुलेटिव इफेक्ट, वो छोड़ कोई दूसरे प्रोडक्ट्स आएंगे तो बोलेगा फ्यूचर प्राइस। तो आज चीज़ महंगी हुई है पर लग रहा है फ्यूचर में तो और भी महंगी होगी। ऐसे केस में लोग अपनी डिमांड कम नहीं करते, क्योंकि आज सौ की चीज़ 125 ली है, हमको लगा था प्राइस बढ़ गई इससे डिमांड कम होगा, और लोगों को लग रहा है कि ये 125 की चीज़ जल्दी 150 की होगी, इसलिए वो कंटिन्यू करते बाय करना, इस उम्मीद में कि ये तो आगे और नहीं होने वाला। मेरी पॉइंट, तो शेयर्स वगैरह अगर शब्द आए तो आपको बोलना स्पेकुलेशन इफेक्ट। और वही बच्चों अगर दूसरे प्रोडक्ट्स की बात आए कहीं कहीं कि एक टाइम है जो आगे फ्यूचर में महंगा होने वाला लगा लोगों को, है कि जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया कि एक इंडक्शन को 4000 का 5000 हुआ, फिर भी लोग इसका डिमांड कम नहीं करेंगे, लोगों को उम्मीद है 5 का जल्द 8 होगा। तो प्रोडक्ट की बात करें तो बोलना फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, या अगर शेयर स्टॉक की बात करें तो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्पेकुलेशन। आज हम दोनों सेम है, ये सब आते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या कि लॉ ऑफ डिमांड ये एब्सोल्यूट फॉर्म में इसको हर बार फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस बढ़ती तो डिमांड कम होनी चाहिए, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिमांड कम नहीं होती करना। चलिए बच्चों, ये वाला पार्ट भी हमारा कम्प्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा बच्चों, ये और थोड़ा सा नया पार्ट रहने वाला है जो आपने ज़्यादा 11th में देखा नहीं है। तो ऐसे बहुत ही बेहतरीन से पार्ट के साथ एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इन चीज़ों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन लेकर मैं आने वाला हूँ अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है आप डेफिनेटली उस लेक्चर में मुझे मिलेंगे। तब तक बच्चों प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड आई सी यू।